वेलकम टू IS पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नए शहर कैसे थे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि बंदरगाह, किले और जो नए निर्माण हुए, आखिर उनमें क्या क्या खूबियाँ थी, इंसान ने अपने एक्सपीरियंस से उन्हें किस तरीके से बनाया। जैसे पहले क्या होता था आपको पता ही है, मिट्टी के घर बना करते थे, ठीक है। फिर झोपड़ियाँ बनने लगी वो घास वाली। उसके बाद धीरे धीरे लोग पत्थरों के घर बनाने लगे। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कीमती पत्थर लगाए जाते हैं, टाइल्स लगाए जाते हैं, रेलिंग्स लगाई जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगा के। वैसे पहले एक ट्रेडिशन था कि पिलर्स नहीं बनते थे, लेकिन अब क्या होता है, पहले घर में नीचे एक पिलर बनाया जाता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर कहीं घर बन रहा है तो आप देखेंगे तो वहाँ पहले पिलर बनाया जा रहा है बड़ा बड़ा, फिर उन पिलर्स के ऊपर घर बनाया जा रहा है। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यहाँ जो आबादियाँ बसीं वे चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी कि वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। यूरोपीय और भारतीयों में शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें वाइट टाउन यानी कि गोरा शहर और ब्लैक टाउन यानी कि काला शहर कहा जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाने के बाद यही नस्लों में फ़र्क और भी ज़्यादा तीखा हो गया। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों के शेष भारत से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि यहाँ से कच्चा माल और मज़दूर आते थे। ऐसे देहाती जो दूर दराज इलाके भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे थे, क्योंकि कच्चा माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी तो थी नहीं, इसीलिए वहाँ कारखाने लगाना काफ़ी आसान था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई कारखाना लगा रहे हैं तो वो आपका एक स्टार्टअप है। आप सोचेंगे ना कि हाँ कम से कम पैसे लगें, प्रॉफिट होता है तो ठीक है, बाद में इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, बट अभी थोड़ा कम पैसे लगें तो ही अच्छा। ऐसे तो नहीं कि सबको आप 25,000 सैलरी देंगे, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। कारखाना कोई 2 लोगों से चलने वाली चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ना छोटे शहरों में अपने कारखाने बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाता है। मतलब वहाँ गांव के लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, तो आप उन्हें थोड़े कम पैसे भी देंगे तो वो आपका कार्य कर देंगे और आसानी से कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी नीड है और आपको भी ज़रूरत है। तो लोग बहुत बड़े शहरों में आपने नहीं देखे होंगे फैक्ट्रीज लगाते हुए। छोटे शहरों से ही शुरुआत होती है ताकि उन्हें श्रम सस्ते रूप में मिल सके। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाईं। कलकत्ता के बाहरी इलाके में यूरोपीय के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गईं। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। हालांकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चे माल भेजते थे और पूंजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पे मजबूती से सामने भी आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप में फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। इन शहरों की ज़्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती थी जिसे अर्थशास्त्री तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं। उस समय यहाँ सही मायनों में केवल 2 औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर और दूसरा जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की चीज़ें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात था। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया, क्योंकि पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई खासा इजाफा नहीं हुआ। एक नई शहर, औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनियों के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा।
दुभाषी, बिचौलिए, व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन नए शहरों में एक नया स्थान था। मान लीजिए आपके शहर, अगर आप कहीं रहते होंगे, गांव में कभी गए होंगे, वहाँ को एक बड़ा सा कारखाना खोल दिया जाए और सबको कहा जाए कि ठीक है, मैं आपको 10,000 पर मंथ देंगे जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, और जो नहीं हैं हम उन्हें 5,000 या 7,000 अप्रॉक्सीमेट देंगे। तो बहुत से लोग काम करने को आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की तो कमी है ना, तो सबको यहाँ पे रोज़गार चाहिए। यहाँ पे ऐसे लोग बहुत हैं जो रोज़गार करना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, जो उसके कैपेबल हैं, लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, पर उनके पास रोज़गार नहीं है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो बिचौलिए आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का विकास हुआ, समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना भी होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए थे। क्यों? कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी, जहाँ पे राइटर्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। किले की चारदीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उप शहरी यानी कि सबर्ब यानी कि मुसफ़्फ़ल इलाकों में बगीचा घर यानी कि गार्डन हाउस बनाए थे। शासन वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब, रेस कोर्स और रंगमंच भी बनाए गए थे। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाज़ार के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से ढलानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी ज़मीनें भी खरीद ली। अपने अंग्रेज़ स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पॉटर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध की। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें इनमें चेंज हुई, और बहुत से मतलब अगर आप कोई नौकर है, ठीक है, कोई कार्य कर रहा है, तो आपने कह दिया नहीं ये हमारा हेल्पिंग हैंड है, तो नेम चेंज करके भी काफ़ी सारे कार्य किए गए। रंग विभेदता काफ़ी ज़्यादा देखी गई। ये सारी नीतियाँ यहाँ पे उस टाइम पे पनपी थी। इसका बेसिक यही है, और 2-3 लाइन में आप इसका समरी आसान से लिख सकते हैं। पहला हिल स्टेशन, छावनियों की तरह हिल स्टेशन यानी कि पर्वतीय सैरगाह भी